आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे अच्छा तरीका सर्दियों में गर्म पानी से नहाने का क्या है। टोटल 5 तरीक़ों से आप गर्म पानी हासिल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक नल का होता है, दूसरा सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र होता है, तीसरा सोलर वाटर हीटर होता है और चौथा ये रॉड आती है जो कि आप पानी के अंदर डुबा के रखते हैं और उससे पानी जो बाल्टी में होता है वो गर्म हो जाता है। और पाँचवा जो आपके गर्म हो सकता है, लगा हुआ भी हो पहले से, क्योंकि यही सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होता है, एक गैस वाला बड़ा सा सेंट्रल गीज़र। अब हम इन पाँचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इलेक्ट्रिक टैप 2 टाइप्स के आते हैं। एक सस्ता वाला होता है जिसका टेम्परेचर फिक्स होता है, तो वो जब भी आप ऑन करेंगे गर्म के साइड पे करके तो वो 3000 वाट कंज्यूम करेगा। और इसी के साथ इसी का वर्जन आता है जिसमें शावर भी होता है साथ में। अगर आपका प्रेशर पानी का लो है आपके घर में तो बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी आएगा, क्योंकि 3000 वाट का होता है। ये ऑन होगा या ऑफ होगा, दोनों इसके बीच में कुछ नहीं होता। और एक दूसरा एक्सपेंसिव वर्जन आता है जिसमें आप पावर और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। 500 वाट से लेके 3000 वाट तक 3500 वाट तक आप उसको सेट कर सकते हैं। और दूसरी बात इसकी रिलायबिलिटी की, इन इलेक्ट्रिक टैप की, तो उसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हर चीज़ जो भी इसके अंदर यूज़ हुआ है, इसके अंदर भी एक रॉड होती है अंदर घूमी हुई, तो वो रॉड की क्वालिटी क्या है, आयरन की बनी हो तो उस पर जंग वगैरह लग सकता है। और इसकी जो प्राइस की बात कर लेते हैं, ये सस्ता वाला 4000 का होता है जिसका टेम्परेचर फिक्स होता है, और महंगा वाला इसका प्राइस डबल होती है, अराउंड 7500 से लेके 8000 तक की। दूसरा तरीका गर्म पानी हासिल करने का है सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र। इसको पता नहीं क्यों सेमी इंस्टेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने टैप खोला अपना तो ठंडा पानी आएगा और 4-5 मिनट के बाद गर्म पानी आएगा। जैसे आप टैप खोलेंगे फ़ौरन ही गर्म पानी इसमें से आएगा। इसका बेटर नाम ये हो सकता है कि स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र, क्योंकि इसके अंदर टैंक होता है। और यही इसका एक फ़ायदा है कंपेयर टू जो टैंकलेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक टैप की जब मुझे बात कर रहे हैं, वो टैंकलेस इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होते हैं। तो उसके अंदर ये है कि अगर लाइट चली जाती है तो आपको ठंडा पानी मिलने लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है जैसे आप नहाने के लिए गए और वैसी लाइट चली गई, तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ तो आराम से ये 30-40 लीटर आपको गर्म पानी देता रहेगा अगर लाइट भी चली जाए। हाँ, अगर आपके इलेक्ट्रिक गीज़र के टैंक के अंदर ठंडा पानी है, जैसे कि आपने नया इंस्टॉल किया है, तो उसके अंदर ठंडा पानी होगा, तो 10 से 15 मिनट वो लेगा उसे गर्म करने में। उसके बाद फिर आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको गर्म पानी मिलेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम लोग गैस वाले गीज़र घर में यूज़ करते हैं तो उसको तो 1-2 घंटा पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बार बार ऑन हर वक्त ऑन रहेगा। जब भी आप पानी इस्तेमाल करेंगे जब ये ऑन होगा, जब पानी का इस्तेमाल आप बंद कर देंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा। और ये 2000 वाट का नॉर्मली मिलता है। अगर आप आधा घंटा नहाते हैं तो ये आधा घंटा चलेगा, तो 2000 वाट आधा घंटा, तो 1 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस डिपेंड करती है इसके टैंक के साइज़ पे और उसमें इसकी क्वालिटी और फीचर्स के ऊपर। तो इसकी प्राइस अराउंड 20,000 से लेके आपको 35-40,000 में मिल जाएगा आपको ये। तीसरा तरीका है गर्म पानी हासिल करने का, इलेक्ट्रिक वाटर इमर्जन हीटिंग रॉड। इस रॉड को आपको पानी के अंदर डाल के ऑन करते हैं तो ये पानी को गर्म कर देती है। इसको कभी भी आप पानी से बाहर ऑन मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसका जो एलिमेंट है वो जल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खदशा है, और दूसरा ये बहुत गर्म हो, जिसका आप अगर छू लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो उसका आप किचन में ही रखें। आपको अगर नहाने के लिए चाहिए पानी तो आप किचन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और उसको अपने वॉशरूम में ले जाके ठंडे पानी के साथ मिला के इसको इस्तेमाल कर लें। इसकी पावर की बात कर लेते हैं। ये 1200 वाट से लेकर 2000 वाट की अवेलेबल होती है मार्केट में। और ये 2 टाइप्स की आती हैं, एक विदाउट थर्मोस्टेट और दूसरी विद थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट वाले की ये ख़ास बात होती है कि आप उसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और जब पानी का टेम्परेचर जो सेट किया वो रीच हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस डिपेंड करती है इसके मटेरियल पे। जो विदाउट थर्मोस्टेट है वो आपको 350 रुपये की मिल जाएगी, और वो नॉर्मली स्टील की बनी हुई होती है, कॉपर की नहीं होती। और थर्मोस्टेट वाली जो होती है वो 1000 रुपये से लेकर 4000 तक की मिलती हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी और उसमें कॉपर यूज़ हुआ या नहीं हुआ। चौथा तरीका गर्म पानी हासिल करने का है, सोलर वाटर हीटर। ये सनलाइट के थ्रू पानी को गर्म करता है। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक टैंक होता है, दूसरा सोलर कलेक्टर। टैंक के अंदर जो पानी होता है वो सोलर कलेक्टर गर्म करता रहता है जब सूरज होता है, और जब सनलाइट नहीं होती तो ऑफकोर्स ये पानी को गर्म नहीं करता।
जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड भी लगी हुई होती है। जैसे सनलाइट जब नहीं होती है, जैसे क्लाउडी डे है या रात के टाइम आपको पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ गया और जो उसका टैंक था उसके अंदर गर्म पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपका पानी गर्म कर देता है। अब इसके साथ एक बड़ा मसला ये है कि ये आपकी छत पे लगा होता है। अब अगर आपका खाली ग्राउंड फ्लोर का घर बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका घर ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ है तो छत से जो पानी आपका नीचे तक आएगा पाइप्स के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे एसी हमारे घरों में लगा होता है तो इसका इनर और आउटर में डिस्टेंस बहुत कम होता है, और जो कॉपर के पाइप्स होते हैं जिसके अंदर इसका कूलेंट सर्कुलेट करता है वो पूरा इंसुलेट हुआ हुआ होता है। और नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो पानी के पाइप्स होते हैं वो हम उसको इंसुलेट नहीं करते। तो हमें अपने पाइप्स को ज़रूर इंसुलेट करना चाहिए। कोई सा भी गीज़र, कोई सा भी वाटर हीटर यूज़ करें ताकि एनर्जी का लॉस कम से कम हो। इंसुलेशन करना बहुत सस्ता और बहुत आसान सा काम है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और इसकी वजह से पानी भी काफ़ी ज़ाया होता है। आपने देखा होगा लाइक हम पानी गर्म खोलते हैं, थोड़ी देर ठंडा आता है, उसके बाद गर्म आता है, क्योंकि जो लाइन का पानी होता है वो पूरा ठंडा हो चुका होता है और उसका हमें ज़ाया करना पड़ता है। लेकिन अगर पाइप्स इंसुलेटेड होंगे तो फ़ौरन आप गर्म पानी मिलेगा। और दूसरा इसके साथ ये मसला है कि जो नॉर्मली हमारे जो सोलर कलेक्टर यूज़ होता है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं, तो वो शीशे की बनी हुई होती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, ये आसानी से टूट सकती हैं और इनके ऊपर डस्ट जम जाती है जो कि आपको हर हफ्ते क्लीन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सनलाइट से जो इसकी हीटिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और तीसरा बड़ा मसला इसके साथ ये है कि जो इसमें ट्यूब्स यूज़ होती हैं उसके अंदर जो पानी जाने का रास्ता होता है बहुत ही नैरो सा, बहुत पतला सा होता है, तो उसके अंदर जो पानी के नमकियात होते हैं वो ओवर टाइम बिल्डअप हो जाते हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। तो हर साल आपको अपने गीज़र को पूरा सर्विस कराना पड़ता है, सारे पार्ट्स खुल के अंदर से सफाई होती है और इस प्रोसेस में अराउंड 5 से 6 घंटे लगते हैं। और इसकी प्राइस जो होती है उसके स्टोरेज टैंक पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आप 150 लीटर का लेते हैं तो अराउंड 70,000 रुपीज़ का मिलेगा, और ज़्यादा बड़ा लेंगे लाइक 300-350 लीटर का तो वो अराउंड 1 लाख रुपये का होता है। पांचवा तरीका गर्म पानी हासिल करने का तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर घरों में पाई जाती है, एक गैस गीज़र। ये नेचुरल गैस को बंद करके पानी को गर्म करता है और एक बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब हम गैस को जलाते हैं तो उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है और हमें पानी जो है खाली 50-60 डिग्री तक लेके जाना होता है। और तो और गैस पाकिस्तान के अंदर ख़त्म भी हो रही है। अभी अराउंड 2 से 3 शिप हर हफ्ते आती हैं कतर से LNG की, और जब हम गैस को जलाते हैं तो उससे आलूदगी फैलती है। जैसे हर चीज़ को जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलते ही निकलते हैं, लेकिन और दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और सुई बलूचिस्तान से लेकर हमारे घर तक एक काफ़ी बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क है इस गैस का। उसके अंदर काफ़ी सारी जगहों पर ये लीक होती है गैस, और जब ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाती है तो कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ये 100 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। और जो हम स्मॉग देखते हैं इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी गैस मीथेन का होता है। तो इन पांचों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट जो है वो सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है। अगर आप चाहें तो इसको अपने सोलर पर भी चला सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में AC नहीं चलते, उसकी जगह आप ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर चला सकते हैं। और अगर आप बिजली अपने इलेक्ट्रिक कंपनी से ख़रीदें भी तो कोई ज़्यादा बिल नहीं आएगा आपका। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो ये 2 किलोवाट का होता है नॉर्मली, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कितना गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, उतना ही चलेगा ये। जैसे अगर आप पूरे दिन में मुँह हाथ धोने के लिए 40 लीटर पानी खर्च करते हैं तो ये 45 मिनट्स चलेगा। तो 45 मिनट्स चलेगा तो निकाल लेंगे कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम करेगा। तो अराउंड 1.5 यूनिट ये कंज्यूम करेगा 40 लीटर पानी गर्म करने के लिए। और इसी तरह अगर आप शावर करते हैं दिन में एक दफ़ा और उसमें भी 40 लीटर्स पानी इस्तेमाल करते हैं तो फिर से ये 45 मिनट्स के लिए चलेगा और 1.5 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग हैं दिन में नहाने के लिए लाइक ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है लाइक 80 लीटर, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा बिजली खर्च होगी। तो अगर एवरेज यूज़ आपका एक दिन के अंदर 100 लीटर पानी का है तो अराउंड 2 आवर्स के लिए चलेगा। तो आपकी
4 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। अब ये 4 यूनिट कितने रुपए के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक कंपनी के क्या रेट हैं। जैसे मेरे घर में के इलेक्ट्रिक का 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, तो मुझे वो 1 यूनिट जो है वो 38 रुपये का बेचते हैं। तो अराउंड 150 रुपये की मुझे उनसे बिजली खरीदनी पड़ेगी 100 लीटर पानी गर्म करने के लिए। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो आप इसको सोलर पर भी चला सकते हैं। जैसे मेरे घर के अंदर जो मेरा सिस्टम है वो 20 यूनिट्स पर डे जनरेट करता है। ठीक है, अब उसमें से अब उन 20 यूनिट में से 24 घंटे जो फ्रिज फ्रीजर लाइट्स जलते हैं वो अराउंड 8 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और आधा घंटे के लिए मेरा पानी की मोटर चलती है तो वो 1 यूनिट खर्च होता है उसके लिए। और हमारे घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल होता है तो वो अराउंड 3 यूनिट खर्च हो जाते हैं, उस 3 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं खाना पकाने में। तो ये हो गया आपके 12 यूनिट्स। तो मेरे पास अराउंड 8 यूनिट्स बचते हैं अपना पानी गर्म करने के लिए। तो यही होता है, सर्दियों में आप पानी गर्म कर सकते हैं और गर्मियों में एसी चला सकते हैं अपने सोलर पे। मैंने अपने घर के लिए ये वाला इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ख़रीदा है जो कि 80 लीटर्स या 20 गैलन कैपेसिटी का है। जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त मुझे पता नहीं था कि जो इस पर मेंशन है 80 लीटर्स, तो ये असल में इसका मतलब है कि ये इतना पानी हीट करके आपको दे सकता है। लाइक अगर आप 4 वॉशरूम में से कनेक्ट कर देते हैं और हर वॉशरूम में 20 लीटर्स इस्तेमाल हो रहा है एट द सेम टाइम, तो इन सबको गर्म पानी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो टैंक है वो 80 लीटर्स का है। टैंक अराउंड इसकी हाफ कैपेसिटी है। जैसे 80 लीटर है तो 40 लीटर का इसका टैंक है। मैं आपको दिखाऊँ, ये सही है, मेरे पास बकेट है 20 लीटर की और ये 2 बकेट के बराबर है, ये एक और ये दूसरी बकेट। अंदर इसके वूल वगैरह होता है तो इस वजह से ऊपर थोड़ा बड़ा लगता है। और जितने भी गीज़र आते हैं तो गैस वाला है उनके साथ भी यही होता है, उनके अंदर भी छोटा सा होता है, उसके तो गैस वाले तो बीच में एक बड़ा सा होल होता है पाइप के लिए। तो मैंने इतना बड़ा इसलिए ख़रीदा था। वैसे तो यूज़ खाली 4 to 5 लोगों का है घर में ऊपर वाले फ्लोर पे, लेकिन जैसे मेरे घर में सोलर लगा हुआ है तो मैं चाहता था खाली ये सोलर पे चले और जब रात हो जाती है तो उसके अंदर जो टैंक होगा उससे हमें गर्म पानी मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका टैंक ही खाली 40 लीटर्स का है। लेकिन इतना बड़ा मसला ये है नहीं क्योंकि हम लोग आमतौर से दिन में ही नहा रहे होते हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना है तो हम 12 बजे नून के टाइम पे नहाते हैं, तो उस टाइम तो ये सोलर पे चलेगा। जैसे ये 2000 वाट का है, नॉर्मली 2000 वाट की आती है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। मेरा सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है घर पे वो 3000 वाट दे रहा होता है अपने पीक पे 11-12 बजे, तो उस पर आराम चल सकता है। और नॉर्मली उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है गर्म पानी का। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ख़रीदने से पहले आपको 3 चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए जो एक हाई क्वालिटी वाटर हीटर में होती हैं और लो क्वालिटी में नहीं पाई जाती। एक है इनेमल कोटिंग जो कि टैंक को जंग लगने से बचाती है। वाटर हीटर के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है उसका टैंक होता है। अगर इसमें लीकेज हो जाती है तो आपका वाटर हीटर किसी काम का नहीं है। अगर हीटिंग एलिमेंट या कोई और चीज़ ख़राब हो जाए तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर टैंक में लीकेज आ जाती है तो आपको पूरा वाटर हीटर अपना रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये इनेमल कोटिंग ऐसे ही है जैसे हम लोहे पे पेंट करते हैं उस जंग से बचाने के लिए। तो ये भी एक स्पेशल टाइप की कोटिंग है जो एक स्पेशल टाइप का गिलास होता है उसको चूर के और उसको पूरा मेल्ट करके इस पर कोट करते हैं। तो ये जो है टैंक की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ है एनोड रॉड, यह भी टैंक को जंग लगने से बचाती है। पानी के अंदर अराउंड 1% डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है, हमारा टैंक आयरन का बना हुआ होता है, तो आयरन के साथ ये रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेती है। आयरन ऑक्साइड आपने देखे होगा, एक ऑरेंज रेड कलर का पाउडर जो लोहे पे जब जंग लग जाता है तो आपने नज़र आता है हमें वो पाउडर। और इसी वजह से जो हमारा खून है वो भी रेड है क्योंकि हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल हैं जो कि आयरन के बने हुए होते हैं। तो एनोड रॉड मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो जो पानी में ऑक्सीजन होती है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो जाती है और आयरन के साथ नहीं होती, तो आयरन ऑक्साइड नहीं बनता बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी टैंक की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और एनोड रॉड आपको हर साल पे हर 2 साल पे चेक करना चाहिए, अगर बहुत पतली हो जाए तो उसे आप चेंज कर दें। और तीसरी चीज़ है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो होता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है।
जैसे हमारे पाकिस्तान में आमतौर से अर्थिंग होती नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मस्त है, ज़रूर लगाना चाहिए। अब ये कैसे काम करता है, ये बहुत सिंपल होता है। आपने देखा ही होगा क्लैंप मीटर जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं ऐसे एसी वगैरह का करंट नापने के लिए, मेजर करने के लिए, तो वो क्लैंप मीटर के ना हॉल सेंसर होते हैं। जब भी करंट फ्लो होता है तार में तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही बनती है, तो हॉल सेंसर वही मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करके बताता है आपको। तो ये जो ELCB होता है इसके अंदर भी हॉल सेंसर लगे हुए होते हैं। जितना करंट लाइव में फ़्लो हो रहा होता है उतना ही वापस न्यूट्रल में अगर फ़्लो हो रहा होता है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो हॉल सेंसर में कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर लाइव से कोई करंट अर्थ में लीक हो जाए, जैसे आप लाइव का तार किसी सरिये में लगा दें या पानी में लगा दें, या अल्लाह ना करे कोई इंसान उसको टच कर ले, तो आपके थ्रू होता हुआ वो अर्थ में जाएगा करंट, तो न्यूट्रल में नहीं जाएगा। तो जब लाइव और न्यूट्रल में डिफरेंस आ जाएगा करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और हॉल सेंसर को डिटेक्ट कर लेगा और जो ब्रेकर है ये ट्रिप हो जाएगा। मेरे गीज़र के साथ ELCB नहीं आया था, तो ये मैंने अलग से लगाया है अपने गीज़र में। इसको RCB भी बोलते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB, ELCB भी बोलते हैं। और ये जो है RCBO है, इसके रेजिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये जो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर होता है वो भी यही है, और ये अर्थ लीकेज वाला ब्रेकर भी है। ठीक है, अब इसको ना इसमें लिखा हुआ है टेस्ट मंथली। इसको हर महीना आपको टेस्ट करना चाहिए बटन दबा के कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसका अर्थ लीकेज वाला सिस्टम सही काम कर रहा होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो ये ट्रिप नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सुपर एशिया की ये MEH सीरीज़ के वाटर हीटर हैं, इनके अंदर आपको ये तीनों फीचर्स मिल जाएंगे, मैग्नीशियम एनोड, एनामल टैंक और ELCB। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स जैसे कैनन वगैरह है, उनके अंदर भी जो हाई क्वालिटी सीरीज़ है उनकी, उसको ये लोग मार्केट में इम्पोर्टेड भी बोलते हैं, तो उनके अंदर आपको ये तीनों फीचर्स मिलते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ख़रीदेंगे तो उसके साथ आपको ये एक सेफ्टी वाल्व मिलेगा। ये इनलेट पे लगता है और इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये कि अगर इसके आपके टैंक में प्रेशर बिल्डअप होने लगे, आपको पता ही होगा जब चीज़ गर्म होती है तो फैलती है, तो जब पानी गर्म होता है और आपको थर्मोस्टेट वगैरह ख़राब हो जाए तो पानी ये बहुत गर्म कर देगा। जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो फैलेगा और प्रेशर बिल्डअप होगा, तो उससे आपका टैंक फटने का खदशा होता है। तो इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो स्प्रिंग को पीछे कर देता है और यहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है, ताकि प्रेशर टैंक के अंदर रिड्यूस हो जाए और टैंक फटे नहीं। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि दूसरा सेफ्टी फंक्शन इसका ये है कि आपको पता ही होगा कि गर्म पानी से आपका हाथ जल सकता है, बहुत अगर खौलता हुआ गर्म पानी है। तो ये जो है ये प्रेशर रिड्यूस करता है पानी का, ताकि अगर आप नल को फुल भी खोल दें तो पानी कम आए और आपका कम पानी से आपका हाथ कम जलेगा, और अगर कम आएगा तो लाइन में आता है तो ठंडा भी हो जाएगा। आपने सुना होगा कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है खोलती हुई पानी से। एक साहब को मैं जानता हूँ जिनका बच्चा न्यू बॉर्न बेबी था, उसके ऊपर चाय खोलती हुई चाय गिर गई थी तो वो मर गया था। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर लगाएं। मेरा जो गीज़र है वो छत पे लगा हुआ है, और उसके और ओवरहेड टैंक के बीच में मुश्किल से 6-7 फीट का यानी कि डिस्टेंस है। तो प्रेशर इतना कम था कि जब ये लगा हुआ था तो पानी आ ही नहीं रहा था, एक कतरा भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे ये निकालना पड़ गया। और मैं यूट्यूब पे देख रहा था कुछ लोग इसकी जगह, जब उनका प्रेशर थोड़ा कम आ रहा होता है पानी का, इसकी जगह वो नॉन रिटर्न वाल्व लगा देते हैं। तो ऐसे गलती आप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने नॉन रिटर्न वाल्व लगा दिया इनलेट पे और आउटलेट पे वो वैसे ही आपके नलके वगैरह बंद हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आपके टैंक के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है तो पानी को एक्सपेंड होने की कोई जगह ही नहीं होगी, अगर टैंक फट सकता है। तो मैंने इसको निकाल के कुछ भी नहीं लगाया हुआ, एक सिंपल निप्पल लगा हुआ है, और जो मेरे पाइप के अंदर प्रेशर है वो मुश्किल से 0.1 मेगापास्कल्स का है। तो आराम से जो पानी अगर अल्लाह ना करे थर्मोस्टेट वगैरह ख़राब हो जाता है और टैंक के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो पानी आराम से वापस ओवरहेड टैंक के अंदर फ्लो हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।